स्टूडेंट्स, हमारा जो सब्जेक्ट है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, उसके अंदर हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़। इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ का मतलब होता है वो कंपनीज़ जो कस्टमर से पैसा इकट्ठा करके या इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके और उसको शेयर मार्केट्स के अंदर या कमोडिटी मार्केट के अंदर या बॉन्ड मार्केट के अंदर अपना पैसा लगाते हैं, तो उन कंपनीज़ को हम इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ कहते हैं। ठीक है। The investment companies are the non-finance banking companies that are primarily engaged in the business of buying and selling of securities। ये जो कंपनीज होती हैं वो नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनी है, मतलब उनका काम फ़ंड लेना या फ़ंड देना नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, जो पैसा होता है उसको शेयर्स को बाय और सेल करने के अंदर अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है। Simply a company that pools the resources of investor to reinvest it in the marketable securities ranging from shares to debentures to money market instruments are called the investment companies। ये जो कंपनीज होती हैं वो पुल का मतलब क्या होता है, जो इन्वेस्टर का पैसा होता है उस पैसे को लेके उसको वापस से री इन्वेस्ट करते हैं, किस में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल का मतलब जिस सिक्योरिटी को मार्केट के अंदर सेल या परचेज कर सकते हैं उसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहते हैं। कौन कौन सी आएगी इसमें, शेयर से लगा के डिबेंचर्स तक, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में नाम बोले थे ना, शेयर्स, डिबेंचर्स, कमोडिटी मार्केट, रियल इन्वेस्ट, इन सब के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ तक कि मनी मार्केट के अंदर जो प्राइमरी मार्केट होता है वहाँ पर भी अपना पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए इसको हम इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ कहते हैं। The investment companies hold the securities of other companies solely for making the investments। ये कंपनीज क्या करती हैं, इन्वेस्टर का जो पैसा होता है उसको इकट्ठा करके और उसको दूसरी कंपनियों के शेयर खरीदने में लगाती है, मतलब इन कंपनियों का पैसा दूसरी कंपनियों के शेयर खरीदने में जाता है। Here the fund manager decides the type of security in which the pooled money is to be invested in order to have a diverse and managed portfolio। पोर्टफोलियो का मतलब हम हमारा पैसा है वो अलग अलग जगह लगा रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा इतना नहीं है कि आप सब जगह लगा सकते हो, तो क्या करते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपना पैसा इकट्ठा करते हैं जिसको हम पूल कहते हैं, और वो पैसा जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है उन कंपनीज़ के पास में, तो वो कंपनीज़ क्या करती है, उन पैसे को अलग अलग सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करती है, इसलिए उस कंपनी का वो क्या कहलाएगा, पोर्टफोलियो कहलाएगा। ठीक है। वो कंपनी अपना पैसा शेयर्स, डिबेंचर्स, गोल्ड, सिल्वर, बैंक्स में एफडी, जिस तरह से भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे वो एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं कर सकता है ना, एकता में शक्ति होती है ना, इस तरह से बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके जब लगाएंगे तो वो पैसे का इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा और रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, और अलग अलग फंड में है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जब हम कोई कॉलेज वगैरह में पार्टी करते हैं ना, तो एक जना अगर जाता है खाना खाने के लिए तो उसको महंगा पड़ता है, क्योंकि 100-200 रुपये खाने के एक थाली के ले लेता है, लेकिन जब हम बहुत सारे लोग इकट्ठे होके और फिर खाने का ऑर्डर देके बनवाते हैं तो वो थाली हमारे लिए सस्ती पड़ती है और उसमें खर्चा भी कम आता है ना। जो थाली हमको 100-150 रुपये में अलग अलग पड़ती है, वो अगर हम फंड इकट्ठा करके और फिर ऑर्डर देके बनवाते हैं या वहाँ जाके खाते हैं तो भी हमको पर थाली है वो हमारा सस्ता खाना पड़ता है। तो इस तरह से हम अगर अलग अलग कंपनी में खुद अकेले इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको बहुत सारा फंड की आवश्यकता होती है, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हमारा पैसा उन इन्वेस्टमेंट कंपनी को देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी उन पैसे को अलग अलग शेयर्स में, अलग अलग डिबेंचर्स में, अलग अलग गोल्ड सिल्वर में लगाते हैं, और वहाँ से जो रिटर्न आता है वो हमारे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, हमारे परसेंटेज ऑफ फंड के हिसाब से हम लोगों में है वो डिवाइड कर देते हैं, वो हमारा बेनिफिट हो जाता है। अब जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, पहली है ओपन एंड मैनेजमेंट कंपनीज, दूसरा है क्लोज एंड मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट कंपनीज, और तीसरा है यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको हम UITs कहते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। पहला है ओपन एंड मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी, also called as mutual funds, has no limit on the number of units the fund issues, which means the investor can continuously buy or redeem its share at the current net asset value। The open and mutual funds are more convenient
for the investors since it enables them to buy as many shares as they want and can easily redeem it at their disposals. जो ओपन एंड मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, जिसको म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, उनके पास कोई लिमिट नहीं है. वहाँ पर इन्वेस्टर है वो कितने भी शेयर है वो खरीद सकते हैं और कितने भी शेयर है वो बेच सकते हैं. किस रेट पे? करंट मार्केट के अंदर उस असेट्स की जो वैल्यू चल रही हो, उसको हम बोलते हैं नेट असेट वैल्यू. जब आपको भाव कम लग रहा हो तो उस टाइम पे हम खरीद लेंगे, और जब अच्छा बेनिफिट मिल रहा होगा तो उस समय हम उसको बेच सकते हैं, जिसको हम NAV बोलते हैं, नेट असेट वैल्यू. जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको एक यूनिट दे दी जाती है. जैसे किसी ने 50,000 रुपये लगाए, किसी ने 1 लाख लगाए और किसी ने 1.5 लाख लगाए. अब आपके मिनिमम यूनिट की वैल्यू 10,000 है, तो जिसने 50,000 रुपये लगाए उसको 5 NAV मिलेगी, है ना, 50,000 5 यूनिट. जिसने 1 लाख लगाए उसको 10 यूनिट मिलेगी, और जिसने 1.5 लाख लगाए उसको 15 यूनिट मिल जाएगी. इस तरह से वो यूनिट है वो डिवाइड हो जाती है. ठीक है, तो उसके पैसों के हिसाब से वो है उनका इन्वेस्टमेंट है वो गिना जाता है. अब इसमें इन्वेस्टर को ये फ़ायदा है, उसको ये कन्वीनियंट है कि वो अपने शेयर्स को जब चाहे वो बेच सकता है और जब चाहे तब वो खरीद सकता है. रिडीम का मतलब वापस शेयर दे के और उसके बदले में पैसा ले सकता है, क्योंकि ये मार्केटेबल होती है. इसको जब चाहे तब खरीद सकते हैं, जब चाहे तब बेच सकते हैं. लेकिन इसमें अलग अलग शेयर की तरह नंबर ऑफ़ शेयर नहीं होते हैं. इसमें क्या होगा? NAV होगा, नेट असेट वैल्यू. जिसने 500 रुपये लगाए तो उसके हिसाब से उसकी NAV डिसाइड होगी, जिसने 1,000 रुपये लगाए उसके 1,000 रुपये के हिसाब से NAV डिसाइड होगी. इस तरह से दूसरा है क्लोज्ड एंड मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट कंपनीज, आल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, issues a fixed number of shares through initial public offering. These are essentially the publicly traded companies that raised a fixed amount of capital through the issue of a fixed number of shares traded on the stock exchange. Here the shares are limited and hence the investor cannot buy as many shares as they want, and similarly they cannot sell their existing shares before the expiry of the scheme. But however, if any investor seeks to sell his share, the same are traded on the stock exchange. जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर हम एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो IPO के थ्रू इशू करते हैं, और ये जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं. और इसमें जो शेयर इशू करेंगे उसके अंदर फिक्स अमाउंट की कैपिटल लगाई जाएगी, और शेयर भी जो दिए जाएंगे वो फिक्स नंबर ऑफ़ शेयर दिए जाएंगे. अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो शेयर होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडेड होते हैं. अब अगर आपका एक लॉट जो देते हैं आपको, अगर वो IPO का है वो 100 शेयर का है, तो आप 100 के मल्टीपल में शेयर खरीद सकते हो. 100 शेयर, 200 शेयर, 300, 400 इस तरह से. लेकिन आप 101, 102 ऐसे शेयर नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पर शेयर की क्वांटिटी क्या है? फिक्स है. इन्वेस्टर है वो अपनी मर्ज़ी से वो शेयर है वो ज़्यादा खरीद या बेच नहीं सकता है, और इसकी जब एक्सपायरी होगी तभी उस शेयर का रिडम्पशन होगा. लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि इसको पैसा चाहिए तो उन शेयर्स को वो स्टॉक एक्सचेंज पर क्या कर सकता है? ट्रेड कर सकता है, वहाँ पर वो सेल कर सकता है. इसलिए इसको हम क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं. यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है आपका यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, UIT, also called as unit trust, share the similarities of both the closed end and open end mutual funds. इसके अंदर दोनों तरह की सिमिलैरिटी होती है. इसमें क्लोज एंडेड भी होता है और ओपन एंडेड भी होता है. Here also the investment company holds the portfolio of stock, shares, debentures and other many market instruments purely for investment purpose. इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है उनके पोर्टफोलियो के अंदर शेयर भी होता है, डिबेंचर भी होते हैं, और अदर मनी के जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर गिने जाते हैं. लाइक ओपन एंड फंड्स, मोस्ट ऑफ दिस कैन बी बॉट एंड सोल्ड डायरेक्टली फ्रॉम द इशूइंग इन्वेस्टमेंट कंपनी. इसके अंदर जो ओपन एंड फंड्स होते हैं उसके अंदर तो आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो. किसके थ्रू? इशूइंग कंपनी के थ्रू. वाइल इन सम इंस्टेंसेस दीज आर आल्सो ट्रेडेड ऑन द सेकेंडरी मार्केट. इसके अंदर कुछ जो होते हैं शेयर्स वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड होते हैं. यूनिट ट्रस्ट ऑफन हैव
a low minimum investment requirement and the shares can be bought and sold anytime the investor wants। यहाँ पर जो यूनिट ट्रस्ट के जो होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए और शेयर को है वो हम कभी भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो जो दोनों की क्वालिटी है, ओपन एंडेड की और क्लोज एंडेड की, उन दोनों की क्वालिटी का कॉम्बिनेशन है वो यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर आता है, जिसको हम यूआईटी कहते हैं। The investment companies give an advantage to the small investors to make the investments in the wide array of securities which otherwise could not have been possible। इसके अंदर जो एडवांटेज मेन है वो छोटे इन्वेस्टरों को अपना पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। वो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में अपना पैसा लगा सकते हैं। कोई एक अकेला आदमी अगर लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता है, लेकिन सब लोगों का मिक्स करके जब कंपनी लगाती है तो वो अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं और क्लास में 50 बच्चे हैं तो सब 100 रुपये अगर अलग अलग कंपनीज़ में लगाएंगे तो 100 रुपये में एक एक कंपनी का शेयर ही आएगा। लेकिन अगर 50 जने मिल जाएंगे तो टोटल 5,000 रुपये हो गए। तो 5,000 रुपये में हम 50 कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? डाइवर्सिफाई हो गया, आपका पोर्टफोलियो बन गया। या हम चाहते हैं कि उस 50 बच्चों के जो पैसे हैं 5,000 रुपये वो हम 5 भागों में डिवाइड करना चाहते हैं। तो आप 1,000 रुपये शेयर में लगाओ, 1,000 रुपये डिबेंचर में लगाओ, 1,000 गोल्ड में लगाओ, 1,000 सिक्योरिटी में लगाओ और 1,000 रुपये वो रियल एस्टेट में लगाओ। इस तरह से आप 5,000 रुपये को अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन खाली 100 रुपये अगर हम हमारी मर्ज़ी से इन्वेस्ट करने जाएंगे तो वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये ओपन और क्लोज का ही दे रखा है, उसके कुछ फ़ायदेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लोज एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज ऑफर वेरियस एडवांटेज टू एन इन्वेस्टर। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, क्लोज एंड कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसका क्या फ़ायदा है इन्वेस्टरों को, वो यहाँ पर मैंने कुछ 4-5 पॉइंट में लिख रखा है। पहला है देयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आर हाईली फ्लेक्सिबल एंड हैंस दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट देन ओपन एंड कंपनीज। अभी जो मैंने आपको बताया वही चीज़ इसके फर्स्ट एडवांटेज में लिखा हुआ है कि ये एक अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्टर को, यानी कि छोटे छोटे इन्वेस्टरों को, कि वो अपना पैसा है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंटों में लगा सकते हैं। ड्यू टू ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन एंड हायर स्कोप फॉर गियरिंग ऑफ कैपिटल दे ऑफर बेटर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब रिस्क है वो रिड्यूस हो रही है, और कैपिटल गियरिंग का मतलब है कि आपको अपने कम कैपिटल पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो इन्वेस्टर को ये फ़ायदा है, इसलिए इन्वेस्टर है वो क्लोज एंडेड फंड्स के अंदर पैसा लगाना प्रीफर करते हैं। तीसरा है दे हैव एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ प्लॉगिंग बैक प्रॉफिट एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू देयर मेंबर्स। यहाँ पर जो पैसा आपने लगाया है वो अगर आपको मुनाफा मिल रहा है तो आप उसको सेल कर दोगे और उसी पैसे को वापस से है वो अपने प्रॉफिट को है वो बिज़नेस के अंदर लगा सकते हो, मतलब वापस अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको फ़ायदा मिल जाता है। रिस्क ऑफ लॉस इज़ मिनिमम, है ना, रिस्क है वो कम हो जाएगी क्योंकि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो गया, और आप अपना पैसा है वो ऑन स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज़ में लगा सकते हो जो लिस्टेड है ना। तो उन कंपनी को शेयर का भाव अगर ज़्यादा भी होता है तो हम हमारा पैसा है वो सब जगह मिक्स करके है वो लगा सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है। ठीक है, इन 3 के अलावा कुछ और भी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स होती हैं, उसको मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है। पहला है इक्विटी फंड्स, दोज फंड विच इन्वेस्ट ओनली इन इक्विटी शेयर्स एंड अंडरटेक द एसोसिएटेड रिस्क। आपको मैंने जो बताया ओपन एंडेड क्लोज एंडेड, उसमें क्या करते हैं अपना पैसा शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स सब जगह लगाते हैं। लेकिन अगर वो इक्विटी फंड्स में लगाता है म्यूचुअल फंड, इट मीन्स वो सारा पैसा सिर्फ इक्विटी वाले शेयर में ही लगाएगा, डिबेंचर या बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है। दूसरा है इनकम फंड्स, दोज फंड्स विच इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़ विच विल अर्न हाई इनकम। अब आपको लगता है कि कुछ पैसा है वो हमारा गोल्ड में अच्छा रिटर्न मिलता है, या कुछ कंपनी के शेयर बहुत अच्छे हैं जिनका हर साल रिटर्न अच्छा आता है, तो हम हमारा पैसा है वो हाई रिटर्न वाली सिक्योरिटी में ही लगाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनकम फंड्स।
तीसरा ग्रोथ फंड्स, दोज फंड्स विच इन्वेस्ट इन ग्रोथ ओरिएंटेड सिक्योरिटीज सो एज टू अश्योर एप्रिसिएशन इन देयर वैल्यू इन द लॉन्ग रन। जो आप पैसा लगाते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि फ्यूचर के अंदर आपके पैसे की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। तो हम ग्रोथ फंड्स के अंदर लगाएंगे तो क्या होगा, उस सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो फ्यूचर में अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो आपके इन्वेस्टमेंट का पैसा भी बढ़ जाएगा। चौथा है लिक्विड फंड्स, दोज फंड विच स्पेशलाइज इन इन्वेस्टिंग इन शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स विथ एम्फेसाइज ऑन लिक्विडिटी विथ अ लो रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हम लिक्विड फंड में करेंगे। लिक्विड का मतलब जिस चीज़ को हम शॉर्ट टर्म के अंदर बेच कर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। और इसका काम होता है कि आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कराना, मतलब आपने जो पैसा लगाया है उसको अगर वापस सिक्योरिटी से कैश में कन्वर्ट करवाना हो तो आप जल्दी से कर सकते हो अगर आपका पैसा लिक्विड फंड्स में हो तो। लेकिन वहाँ पर जो रिटर्न मिलेगा वो कम मिलता है। जैसे बैंक में दो तरह के अकाउंट होता है ना, करंट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट, एसबी अकाउंट जिसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट में रिटर्न कम मिलता है, जबकि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है। लेकिन करंट अकाउंट का फ़ायदा क्या है, आप दिन के अंदर कितने भी बार पैसा निकाल सकते हो और लगा सकते हो बिजनेस के लिए, तो उसमें आपको पैसा निकालने और डालने के चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि हम महीने के अंदर सिर्फ 5 ही ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। तो इसी तरह से लिक्विड फंड जो होता है उसके अंदर आप पैसा है वो कितनी भी बार लगा सकते हो, कितनी भी बार है वो पैसा बेच के है वो निकाल सकते हो। पांचवा है स्पेशल फंड्स, दोज फंड विच इन्वेस्ट ऑन अ स्पेशलाइज्ड चैनल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, अ स्पेसिफिक कंट्री, जापान फंड्स, इंडियन फंड्स एटसेट्रा, अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंपनीज, टेक्नोलॉजी फंड। तो ये जो स्पेशलाइज्ड फंड्स होते हैं उनमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। अगर आपको लगता है कि मेरा पैसा तो मेरे को गोल्ड और सिल्वर में ही लगाना है, तो आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर वाला फंड है वो दे दिया जाएगा, उसमें आप पैसा लगा सकते हो। किसी को लगाना है कि मेरे को तो सिर्फ कंट्रीज़ के अंदर पैसा लगाना है, कि इंडियन फंड अच्छा होता है या अमेरिका का फंड अच्छा होता है या जापान का फंड अच्छा होता है, तो आप वहाँ पैसा लगा सकते हो। अगर किसी को ये है कि टेक्नोलॉजी के शेयर के भाव बढ़ सकते हैं या फार्मास्यूटिकल के भाव बढ़ सकते हैं या बैंकिंग के भाव बढ़ सकते हैं, रेट बढ़ सकती है, तो आप पर्टिकुलर उस सेक्टर के अंदर अपना पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए स्पेशल फंड है वो कंपनी के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें आप अपना पैसा लगा सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट है इंडेक्स लिंक फंड। इंडेक्स लिंक का मतलब जिन फंड का पैसा या जिन शेयरों के भाव स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। अगर इंडेक्स बढ़ता है तो उन शेयरों के भाव बढ़ेंगे, इंडेक्स कम होगा तो उन शेयरों के भाव कम होंगे, तो उसी प्रोपोर्शन में आपका पैसा है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। दोज फंड विच इन्वेस्ट ओनली इन दो शेयर विच आर इंक्लूडेड इन द मार्केट इंडिसेज एंड इन द सेम प्रोपोर्शन दे मूव विद द मार्केट इंडेक्स। अब आप कहोगे कि सर शेयर तो सारे लिस्टेड होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, बीएससी और एनएससी जो होती हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 30 कंपनीज लिस्टेड हैं और एनएससी के अंदर 50 कंपनीज लिस्टेड हैं। और ऐसे अपने इंडिया के अंदर 2500-3000 कंपनीज आपको मिल जाएगी जिसके शेयर है वो लिस्टेड है। तो आप सारी शेयर में नहीं लगा सकते, तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स में जो फंड्स हैं 30 कंपनी बीएससी की या 50 कंपनी एनएससी की, उसके अंदर आप पैसा है वो लगा सकते हो। तो उससे रिलेटेड ईटीएफ बना दिए जाते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसके अंदर आप पैसा लगा दिए सकते हो। जैसे ही अगर आपका निफ्टी 12,000 से 13,000 होगा तो आपका फंड का जो ग्रुप है निफ्टी से रिलेटेड उसका भाव भी उसी क्रम में बढ़ेगा। अगर आप 12,000 रुपये उस फंड में लगाओगे तो एक साल बाद अगर निफ्टी 13,000 होती है तो आपका फंड भी 13,000 हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं इंडेक्स लिंक्ड फंड्स। आठवां है लिवरेज फंड्स। लिवरेज फंड्स आर दोज विच इंक्रीज द साइज ऑफ द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो एंड बेनिफिट द शेयर होल्डर्स बाय गेनिंग एक्सीडिंग द कॉस्ट ऑफ द बोरोड फंड्स। ये जो लिवरेज फंड्स होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो पोर्टफोलियो होता है उसकी साइज़ वो आप इंक्रीज कर सकते हो, किस टर्म में, वैल्यू के टर्म में। और उसका जो बेनिफिट्स होता है उसको जो बोरोड कैपिटल, अगर उन्होंने कहीं से कैपिटल बोरो कर रखी है तो उससे ज़्यादा रिटर्न है वो कमा के देती है। तो शेयर होल्डर को जो उनका बोरोड फंड की कॉस्ट है उससे ज़्यादा रिटर्न कमा के देता है जो लिवरेज फंड्स होते हैं, ठीक है। और रियल इस्टेट फंड्स जो होते हैं उसमें उनका पैसा है वो रियल इस्टेट के जो वेंचर्स होते हैं या कंपनीज होती है उसके अंदर उनका पैसा लगा दिया जाता है। लास्ट 9th नंबर है बैलेंस फंड्स, दोज विच डिवाइड देयर इन्वेस्टमेंट बिटवीन इक्विटी शेयर एंड बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी, ग्रोथ एंड रेगुलरिटी ऑफ इनकम। अब यहाँ पर जो बैलेंस फंड्स है, बैलेंस में क्या होगा, आपका पैसा है
वो इक्विटी शेयर और बॉन्ड्स दोनों के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, बॉन्ड में आपका पैसा सेफ रहेगा, शेयर में ग्रोथ होगी, और डिविडेंड है वो आपकी रेगुलर इनकम हो जाएगी, या बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट होगा वो आपकी रेगुलर इनकम हो जाएगी। तो इसमें आपके मनी भी बढ़ रही है और हर साल इनकम भी बढ़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस फंड्स। नेक्स्ट है हेज फंड्स, फंड्स दैट बाय शेयर्स हुज प्राइसेज आर लाइकली टू गो अप एंड सेल शॉर्ट शेयर्स हुज प्राइसेज आर एक्सपेक्टेड टू गो डाउन एंड फाइनली। तो यहाँ पर जो फंड्स होते हैं इसको हम हेज करके चलते हैं। हेज का मतलब आपके पास जो पोजीशन है उसमें अगर उतार चढ़ाव होता है तो उसके अपोजिट में हम कुछ चीज़ को सेल या परचेज करके रखते हैं, जिससे आपका भाव घटने या बढ़ने का नुकसान नहीं होता है, उसको हम हेज फंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि जिस शेयर का भाव बढ़ सकता है उसके शेयर तो हम बाय करेंगे, और जिस शेयर का भाव आपको लगता है कि गिर सकता है उसके शेयर हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, सेल करना, और बाय का मतलब लॉन्ग करना कहलाता है। शेयर्स हुज प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, जिसके भाव कम हो सकते हैं उसको हम शॉर्ट कर देंगे पहले से ही, तो आगे जाके हम क्या करेंगे, जब उसका भाव कम हो जाएगा उस समय खरीद लेंगे, और जिसका भाव बढ़ने की चांसेस है उसको हम अभी खरीदेंगे, और जब फ्यूचर में भाव बढ़ेंगे तब उसको हम बेच देंगे। ठीक है। नेक्स्ट 11th है ऑफशोर फंड्स। ऑफशोर फंड्स में क्या होता है, आपका जो पैसा होता है वो फॉरेन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इस तरह से ये टोटल 11 तरह के फंड्स मैंने आपको बताए हैं। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड जो फाइल्स है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और आपकी स्क्रीन पे भी ये दिख ही रहा है, आप इसको पॉज करके आराम से वो अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ये आपका टॉपिक है वो आज